लेट्स स्टार्ट जी। क्विक व्यू लेते हैं जी। क्विक हमने कैपिटल गेन चैप्टर शुरू किया। व्हाट इज कैपिटल गेन, इसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कैपिटल एसेट। क्या होते हैं जी कैपिटल एसेट? शेयर्स यानी सिक्योरिटीज को कैपिटल एसेट कहते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी कैपिटल एसेट कहते हैं। यस और नो? मूवेबल प्रॉपर्टी को भी कैपिटल एसेट कहते हैं। यस और नो? नहीं कहते, की बात है। मूवेबल प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट नहीं कहते। मैं गाड़ी खरीदता हूँ, गाड़ी बेच देता हूँ, कैपिटल एसेट नहीं है। मूवेबल जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं यानी बिजनेस के एसेट्स, वो डेप्रिशिएबल नहीं। पर्सनल एसेट्स क्या कैपिटल एसेट हैं? पर्सनल एसेट्स भी नहीं है। और एंटीक्स, ओके। फिर हमने देखा तीन तरह के कैपिटल एसेट्स होते हैं। हमने तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरीज है? NTR नेशनल नॉर्मल टैक्स रिजीम। कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स NTR में आते हैं? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और एंटीक्स के ऊपर जो गेन होता है, ओके। कौन कौन से शेयर्स हैं जो सेपरेट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आती है? पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज, वो आती हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में, ओके। और उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लैंड, प्लॉट और बिल्डिंग, जिसको बेचने से, ओके। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हुए कैश पे करते हैं, अगर उसकी मालियत 5 मिलियन से ज़्यादा है, आप जितना भी कैश पे करेंगे वो एज ए कॉस्ट आपको अलाउ नहीं होगा। ये हमने अपने कल के लेसन में समझा। और जो आप कैश पे करेंगे, एक तो उसने कॉस्ट के तौर पर अलाउ नहीं है, तो आपकी इनकम ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा। दूसरा, वो जो आपने कैश पे किया उसके बाद प्लेंटी भी पे करनी पड़ेगी। तो दो तरह के नुकसान होंगे। ये हमने कल के लेक्चर में सीखा। प्रॉपर्टी 6 मिलियन की है और हमने 4 मिलियन कैश पे किया है, 2 मिलियन बैंक से, तो फिर ये देखें इसने कहा ग्रेटर देन 5 मिलियन। 5 मिलियन से अगर ग्रेटर होगी, आपने 6 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 5 मिलियन आपने कैश पे किया, 1 मिलियन आपने बैंक के थ्रू पे किया, तो जो कॉस्ट है वो 1 मिलियन है। अगर हमने 4 मिलियन उससे पे किया है, 2 मिलियन फिर आपने खरीदी कितने की? 6 मिलियन। तो 2 मिलियन आपकी कॉस्ट है, 4 मिलियन आपको एज ए कॉस्ट अलाउ नहीं है। और जो 4 मिलियन है उसके ऊपर अब आपने जुर्माना भी पे करना है 5%। प्रॉपर्टी कंप्लीट है कि इतनी की मैक्सिमम, सॉरी, कहता है एनी, नहीं बेटा, नहीं, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग, प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। फेयर वैल्यू अगर उसकी 5 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर तो आप कैश पे नहीं कर सकते। अगर 5 मिलियन से कम की प्रॉपर्टी है, फिर चाहे कैश में पे करो, बैंक में पे करो, टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हमें कोई इशू नहीं है। प्रॉपर्टी की वैल्यू को लिंक किया ना, अब उस अमाउंट को लिंक नहीं किया कि जो आपने पे किया वो 5 मिलियन से जो ज़्यादा पे करोगे वो एडिशनल अमाउंट है। एडिशनल अमाउंट पे टैक्स नहीं है। वो जो 5 मिलियन से ज़्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसको खरीदते हुए जितना भी कैश पे करोगे सारा आपका पेनल्टी के तौर पे भी आपको, और उसके ऊपर कॉस्ट भी आपको अलाउ नहीं होगी। चलिए, दूसरा पॉइंट कल हमने पढ़ा जी अपनी क्लास में, इनहेरिटेड कैपिटल एसेट्स। अम्मा अब्बा से, आपको दादा दादी से जो बाय वर्च्यू ऑफ ये जो शरिया कानून है, आपकी विरासत में कोई एसेट आता है कैपिटल एसेट, तो उसकी टैक्सेशन हमने कल क्या पढ़ी थी जी? कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपको बेचने से मिलती है, माइनस क्या करना है? कॉस्ट। जब आपके अब्बा ने, दादा ने जब भी खरीदा है उसकी कॉस्ट माइनस करें। इस सारे टाइम के दरमियान का क्या आ जाएगा? गेन। और उसके ऊपर रेट क्या अप्लाई होंगे? जो अपडेटेड हमारे पास मौजूद हैं। 6 साल से पुराना होगा तो हमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके ऊपर हमने कल थोड़ी सी प्रैक्टिस की, आज इससे आगे चलते हैं। कहते जी, इफ सोल बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज टू मैनेज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, सब्सिडरी का मतलब क्या है? 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा इज सब्सिडी।
एक्सीडिंग 50% लिखा हुआ है कानून में। अगर किसी का बिजनेस ये है कि उसके पास ऑफर पैसे पड़े हैं और वो कंपनीज के मेजॉरिटी शेयर्स खरीदते हैं, कंट्रोलिंग शेयर्स खरीदते हैं, तो उनको क्या मिलता है कंट्रोलिंग शेयर से? दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, दूसरा उनको डिविडेंड मिलेगा। तो लॉ कहता है अब इसको आप कैपिटल गेन में नहीं लेंगे, ये उनका सोर्स ऑफ इनका नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा, आप इसको उनको बिजनेस की इनकम में लेंगे। लेट्स सपोज आई एम एन एंटिटी, आई एम द इन्वेस्टर, और मेरा काम क्या है, मैं कंपनीज के में जो शेयर्स खरीदता हूँ 50% से ज़्यादा खरीदता हूँ और मैं उसको मैनेज करता हूँ। तो मेरे केस में अभी मेरा बिजनेस है, दिस इज़ नॉट माई कैपिटल एसेट। ये मेरा चूंकि बिजनेस बन गया तो इसको मैं नॉर्मल टैक्स रिजीम के थ्रू बिजनेस में लूँगा। मेरे पास 5-7 कंपनीज के शेयर्स है, कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, कहीं से गेन हो रहा है, तो बिजनेस के कवानीन मेरे अप्लाई होंगे। तो अब वही कंपनी जिसके हमने शेयर्स खरीदे हैं, अब वो कैपिटल एसेट से निकला और वो किस में चला गया, बिजनेस इनकम में चला गया। लेकिन उस केस में सिर्फ उन एंटिटीज के लिए जिनका बिजनेस ही मेजॉरिटी शेयर्स रखना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मेजॉरिटी बिजनेस क्या है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रखना। छोटा सा पॉइंट था किताब में। एक और है जो डिविडेंड ऑन शेयर्स, खैर ये तो अदर इनकम में आएगा। डिविडेंड जो मिलता है ऑन शेयर्स, अगर पाकिस्तानी कंपनी है तो कहता है इसको आपने FTR में लेके जाना है, फाइनल टैक्स रिजीम। जिस कंपनी से डिविडेंड मिलता है, जब आप विद होल्डिंग टैक्स पढ़ेंगे तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देते हुए टैक्स काट के बाकी डिविडेंड देती है। इसको कहते हैं FTR, फाइनल टैक्स रिजीम। जिस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो उसमें से टैक्स काटेंगे और बाकी पैसे दे देंगे। बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान में सैलरी के साथ होता है। सबसे बेचारी जो पाकिस्तान की मखलूक है वो है सैलरीड क्लास। उन बेचारों को क्या होता है, सैलरी मिलती ही टैक्स कटने के बाद तो कहा जाता है जी आपकी सैलरी होगी 5 लाख रुपए। जब पैसे मिलते हैं 5 लाख होती नहीं है। आप ये साथ कर लेना, थोड़ा सा गैप लगेगा, बैठे नहीं बैठे तो बैठे नहीं, 6 साथ करें, सोफा भी तो साइड पे हो जाएगा। तो सैलरीड क्लास बेचारा, उसको सैलरी जो मिलती है वो सैलरी में से पहले पैसे कटे होते हैं। कहा जाता है जी आपको 5 लाख रुपए आपकी सैलरी है। जब सैलरी आती है तो 5 लाख नहीं आता, 50-60 हज़ार टैक्स करता है, 4 लाख समथिंग उसके अकाउंट में आता है। यही डिविडेंड के साथ होता है। जब डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड में से विद होल्डिंग टैक्स कट जाता है। जितना डिविडेंड होता है वो अमाउंट नहीं होता, 100 रुपीज़ डिविडेंड है तो जो भी रेट होता है एप्लीकेबल, लेट्स सपोज 10% डिविडेंड में से टैक्स करना, 10% काट के बाकी 90 रुपये आपको डिविडेंड के तौर पे, इनकम के तौर पे मिल जाएंगे। तो कहते हैं ये जो डिविडेंड है, अगर पाकिस्तानी सोर्स ऑफ कंपनी, नहीं पाकिस्तानी कोई कंपनी है तो FTR में आएगा, लेकिन किसी इंटरनेशनल कंपनी जो कि अब्रॉड में बनी हुई है, वहाँ से अगर आपने कोई डिविडेंड कमाया तो वो आपकी अदर सोर्स में जाएगा, है वो भी इनकम। अब वो FTR नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया उसने आपका टैक्स नहीं काटा। पाकिस्तान में जो कंपनी है उस पर पाकिस्तानी कवानीन अप्लाई होंगे टैक्स के, लेकिन जो बाहर की कंपनीज हैं, बाहर ही ऑपरेट कर रही हैं, उन पर तो पाकिस्तानी कवानीन नहीं अप्लाई होंगे। कहता है वहाँ से जो डिविडेंड आया इसको अदर इनकम में लेके जाओ। अब अदर इनकम में जब हम जाएंगे तो इसकी टैक्सेशन वहाँ पे हमें मिल जाएगी। ठीक है जी। जब हम फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे ना, तो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में हम बताएंगे डबल टैक्सेशन नहीं करनी। अगर उसने भी टैक्स काट लिया, हम भी काटें तो जाती है, तो उसमें डबल टैक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो लेटेस्ट स्टेजेस में जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो डबल टैक्सेशन इज नॉट अलाउड। अगर ऑलरेडी उसने पे कर दिया हुआ टैक्स तो उसमें भी फिर देखा जाता है हायर कौन सा। अगर उसने वहाँ पे ज़्यादा पे किया हुआ, हमारे यहाँ पे कम है, तो फिर उससे कोई फर्दर टैक्स नहीं। लेकिन अगर उसने वहाँ पे कम पे किया है, हमारे लॉ के मुताबिक ज़्यादा बनता है, तो वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो पे करता है। खैर ये नेक्स्ट लेक्चर्स में आ जाएगा। आगे देखें जी, कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड। कहता है कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट एज मेंशन्ड अबव शैल नॉट बी मेंशन्ड बिलो, लिखना था जी, मेंशन्ड बिलो, below shall not admissible in any of the following cases। तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है शेयर्स में। कहता है वॉश सेल। व्हाट इज मीन बाय वॉश सेल? कहता है जी वेयर कैपिटल लॉस रियलाइज्ड। आप हैं मिस्टर ए, आपको कैपिटल लॉस हुआ है किसी एक प्रॉपर्टी पे, शेयर्स पे, लेट्स सपोज ऑन डिस्पोजल ऑफ
स्पेसिफिक सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटीज की बात की जा रही है, यानी ये लॉस किस पे है, सिक्योरिटीज का। बाय एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को नुकसान हो गया, इन प्रिसीडेड और फॉलोड इन 1 month पीरियड, और अगले 1 महीने में ही क्या हुआ, बाय द परचेज ऑफ द सेम सिक्योरिटी, उसने वापस उस सिक्योरिटी को खरीद लिया। कहता बाय द सेम इन्वेस्टर और इट्स रिलेटेड पार्टी, उसकी जो रिलेटेड पार्टीज है उन्होंने खरीद लिया। कहता 10 मेंटेनिंग हिज पोर्टफोलियो, और उसका पोर्टफोलियो क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। तो कहता है इस केस में जो लॉस है वो अलाउड नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मिस्टर ए हैं, इन्होंने ABC कंपनी के जो शेयर्स हैं वो वहाँ से इनको प्रोसीड आई, लेट्स सपोज किस तरीके 01/01/24, 1 जनवरी 2024 को इनको प्रोसीड आई यहाँ से, लेट्स सपोज कितनी 50,000। कॉस्ट क्या थी जब खरीदे, कब खरीदे थे, लेट्स सपोज 01/12/23, 1 महीना पहले खरीदे थे। तो इन्होंने खरीदे थे जी 60,000 के, लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 10,000। असूलन तो हमें उसको अलाउ करना चाहिए, लेकिन लॉस होने के बाद इन्होंने क्या किया, सेल किया था 1 जनवरी 2024 को, 20 जनवरी 2024 को इन्होंने दोबारा परचेज कर लिया उन्हीं सिक्योरिटीज को, कितनी अमाउंट का, लेट्स सपोज 70,000 रुपये में खरीद लिया या 40,000 रुपये में खरीद लिया, लेट्स सपोज और कीमत गिर गई 40,000 रुपये में खरीद लिया सेम सिक्योरिटीज। इसको कहते हैं वॉश सेल। आपने अपने शेयर्स को बेचा, लॉस हो गया, फिर दोबारा खरीद लिया विद इन 1 month, तो लॉ कहता है अब ये जो लॉस आपने क्लेम किया ना, ये लॉस हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये होती है बेटा स्पेकुलेशन। लोग क्या करते हैं, अपने लॉस को, अपने टैक्स को कम करने के लिए वॉश सेल्स करते हैं। वॉश सेल्स का मतलब क्या है, अपने शेयर्स को जब बेचते हैं, जब सस्ते हो जाते हैं तो बेच देते हैं, जब बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं फिर दोबारा खरीदते हैं, तो वो खरीदने की वजह से वो गेन होना चाहता है, जो पहले लॉस था वो अब गेन बन जाता है। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने कभी स्टॉक एक्सचेंज को समझा हो, मैं तो करता रहा हूँ उसमें ट्रेडिंग। लेट्स सपोज मैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मैं पहल के शेयर्स में स्टॉक वो करता था ट्रेडिंग, मोबाइल स्टील में मैं ट्रेडिंग करता था, दीवान ग्रुप में ट्रेडिंग करता था। तो लेट्स सपोज अज्यूम कर लेते हैं मोबाइल स्टील को, मोबाइल स्टील के मैंने आज शेयर्स खरीदे लेट्स सपोज 500 रुपये का, ठीक है। अब उसकी कीमत नीचे जा रही है, मुझे पता चल गया कि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, बाहर से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, फ्यूल की कीमत भारी है, कोई नई कंपनी है, वट एवर द रीज़न, मेरी एक्सपेक्टेशन थी इसकी कीमत नीचे जानी है। मैंने 500 का शेयर खरीदा, हफ्ते बाद उसकी कीमत हो गई जी 450, मैंने बेच दिया, मुझे कितना लॉस हुआ, 50 रुपये एक शेयर पे लॉस हो गया। अब मैंने 500 का लिया, 450 बेचा, 50 रुपये का लॉस हो गया। टैक्स के लॉस तो कहते हैं कि आप इसके अगेंस्ट डिडक्शन आपको अलाउड है। अब हफ्ते बाद वो 450 का था, 2 हफ्ते के बाद वो 425 का था, 3 हफ्ते के बाद वो 400 का था, महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, चौथे हफ्ते में जाके वो 401 रुपये का हुआ, यानी इसकी कीमत में पहली दफ़ा इजाफा हुआ, तो मैंने दोबारा खरीद लिया। मुझे पता चल गया कि ये मिनिमम इतना नीचे जाना था, अब इसने ऊपर आना शुरू हो जाना। अब मैंने अपना लॉस बुक किया और 1 महीने में दोबारा ख़रीदा, तो मुझे पता था ये 400 तक नीचे गया। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया वो अपने शेयर्स बेचना शुरू हो गए। जब उन्होंने बेच दिए फिर लोग उनको देख के दोबारा खरीदें। जब शेयर्स की वैल्यू नीचे जाती है लोग तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुई उस कंपनी में, शेयर की वैल्यू दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाएगी। अब वो हो जाएगा 470 रुपये का। लेट्स सपोज मैंने लॉस बुक किया 50 का, लेकिन गेन कितना आ गया मुझे 70 रुपये का। तो लॉ कहता है कि अगर आपने ऐसा कोई लॉस बुक किया तो हम ये आपको लॉस अलाउ नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं वॉश सेल। कहते हैं वॉश सेल अगर आपने की है सिर्फ अपना लॉस बुक करने के लिए, तो उस लॉस को डिस अलाउ करेगा। तो हमें आज के बाद डिस्पोजल में ये देखने का विद इन 1 मंथ ऑफ एक्विजिशन डिस्पोज ऑफ किया हुआ है, तो ये लॉस हमें अलाउ नहीं करना।
ठीक है जी। लेकिन किसकी बात कर रहा है? सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, ठीक है जी। तो डिस्पोजल करते हुए हमने 1 महीना जैसे ही आए, हमारा फिल्टर दिमाग का चलना शुरू हो जाना चाहिए कि अच्छा विद इन 1 मंथ इसने सेल करके दोबारा परचेज भी किया। वैसे तो वो जहां पे उसने आपसे टैक्सेशन करानी होगी, गेन कैलकुलेट कराना होगा, वो सेल के बाद अगली स्टोरी नहीं बताएगा। इस कॉन्सेप्ट के लिए सेल के बाद उसी कंपनी के शेयर की दोबारा परचेज है, तो जैसे ही वो अगले महीने के अंदर दोबारा परचेज आ गई तो हमें फॉर्म आ जाओ, हो अच्छा ये तो कभी उसने बताया नहीं था। जैसे आज के बाद हमने पहले, आज से पहले कभी ऐसा कोई सवाल नहीं किया क्लास में जिसमें बेचने के बाद आगे खरीदने की भी स्टोरी हो। तो अगर बेचने के बाद दोबारा खरीदने की स्टोरी है तो आपका ध्यान फॉर वॉच सेल वाली साइड पर आ जाना चाहिए। दूसरा है जी क्रॉस ट्रेडिंग। क्रॉस ट्रेडिंग क्या है? कहते हैं जी रीशफल करना। रीशफल का मतलब इनकम कौन सी? लॉस डिसअलाउड ना, खत्म। गेन तो वही नहीं है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, हाँ इग्नोर, डिसअलाउ हो गया ना। हमने लॉस माइनस करना हो तब नहीं कर सकते माइनस, डिसअलाउ। जो एक्सपेंस अलाउ नहीं होता वो माइनस नहीं कर सकते, वो माइनस ना करने तो सजा है। तो आपकी इनकम ज्यादा नजर आ रही होगी, ज्यादा नजर आएगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्रॉस ट्रेडिंग क्या है जी? जैसे मेरे इस वक्त 2 बैंक अकाउंट, 3 बैंक अकाउंट है, वैसे तो मैं एक ही यूज करता हूँ, इस्लामिक बैंकिंग यूज कर रहा हूँ, मिजान। इसके अलावा मेरा MCB में बैंक है, अकाउंट है, फिर HBL में अकाउंट है। MCB में फॉर्म की मजबूरी थी, फॉर्म वालों का MCB में तो कहता है खुलवाएं, तो आर्टिकल्स के ज़माने का चल रहा, क्योंकि वो PLS अकाउंट था इसलिए मैं नहीं यूज़ करता। फिर जब जॉब पे था तो उन्होंने कहा जी आप HBL में खुलवाएं, तो वहाँ पर भी खुलवा लिए। फिर दूसरी जॉब उन्होंने मिजान में खुलवाएं, तो वहाँ पर भी खुलवा लिए। अब मैं सिर्फ मिजान का अकाउंट यूज़ करता हूँ, बाकी मेरे डोरमेंट है। लेट सपोज मैं कहता हूँ मैं दोनों अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, HBL बड़ा अच्छा बैंक है, HBL भी यूज़ कर रहा हूँ, मिजान भी यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं अपने मिजान से पैसे ट्रांसफ़र करूँ HBL में, या HBL से पैसे ट्रांसफ़र करूँ मिजान में, तो मेरी दौलत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पैसा तो मेरे पास ही रहा। तो यहाँ पे कहता है क्रॉस ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपके 2 अकाउंट हैं। अब मेरे ज़माने में जो सिक्योरिटी उसका नाम था कसब सिक्योरिटीज़, जिसमें मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था और मुझे एक पोर्टल पे एक्सेस मिल गई, मैं खुद ही शेयर्स खरीदता था, बेचता था। तो मैंने कसब सिक्योरिटीज़ के साथ अपना अकाउंट खुलवाया हुआ। फिर MCB का पता नहीं, आई डोंट नो कौन सा है, उसके साथ भी मैंने अकाउंट खुलवा लिया, लेट्स सपोज। अब मेरे सिक्योरिटी एक्सचेंज में 2 अकाउंट्स हैं, एक ब्रोकर के साथ है, एक दूसरे ब्रोकर के साथ है। उन दोनों ब्रोकर्स ने मुझे पोर्टल पे एक्सेस दी हुई है कि आप जब मर्जी खरीदें बेचें। मैंने एक पोर्टल से शेयर्स बेचे, दूसरे पे खरीद लिए, यानी यहाँ से मैंने लॉस बुक किया और दूसरे से मैंने खरीद लिए, मेरे पास ही है। अब कीमत बढ़ेगी तो वहाँ से मुझे गेन हो जाना। तो ये कहता है अगर आपने खुद ही बेचे और दूसरी जगह से खरीद लिए हैं, इस केस में आपको लॉस हुआ है। अब जो लॉस तो है नहीं, शेयर तो आपके पास ही पड़े हैं, यानी आपने बेचे नहीं, इनफैक्ट शेयर तो आपके पास ही है। तो अल्लाह कहता है धोखा देने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपने अपने किसी दूसरे अकाउंट से शेयर्स खरीदे हैं और उसमें लॉस बुक करके हम हमें लॉस दिखाना चाह रहे हो जबकि शेयर्स तो भी आपके पास पड़े हैं, तो कहता है ये आपको अलाउ नहीं है, ये लॉस हम नहीं अलाउ करेंगे। कहता है व्हेन वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल उसने वर्ड यूज किया है। रीशफल कहते हैं, शफलिंग का वर्ड यूज आया वो कार्ड से, रीशफल शफल। कार्ड्स तो वही आगे पीछे होते रहते हैं आपके हाथ में, आप उसको आगे पीछे करते रहते हो। तो इसी तरह अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, आप शेयर्स तो आपके पास ही हैं लेकिन आप उसमें रीशफल कर रहे हैं। कहता है वेयर कोऑर्डिनेटेड मतलब जानबूझते, जानते हुए, समझते हुए, कोऑर्डिनेटेड रीशफल ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन 2 रिलेटेड अकाउंट्स। अब रिलेटेड अकाउंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ द सेम इन्वेस्टर और बिटवीन 2 रिलेटेड ब्रोकरेज हाउस इज अंडरटेकन एंड सिक्योरिटी एक्यूमुलेटिंग अनरियलाइज्ड लॉसेस। यानी ये रियलाइज तो नहीं हुआ ना लॉस, इसको हम कहते हैं टेक्निकली अनरियलाइज्ड लॉस। मैंने लॉस दिखा दिया, मैंने 100 का खरीदा, 80 का बेच दिया, लेकिन खरीदा भी किसने? मैंने ही खरीद लिया दूसरी जगह से, एक्चुअली तो लॉस नहीं अराइज हुआ ना। तो कहता है आर सोल्ड टू रिलेटेड अकाउंट टू आर्टिफिशियली रियलाइज कैपिटल लॉस। आपने आर्टिफिशियली कैपिटल लॉस अराइज किया। कहता है इन वन अकाउंट विदाउट एक्चुअली सेलिंग द सिक्योरिटीज टू आउटसाइडर, किसी और को नहीं बेची, तो अपने आप को ही बेच के लॉस रियलाइज कर रहे हो, तो दिस इज नॉट द लॉस, ये आपको अलाउ नहीं होगा। तो अब हमें सवाल के अंदर ये देखना है, अगर उसने ये बताया हो कि हमारे 2 अकाउंट्स है, हमने एक से बेचा दूसरे से खरीद लिया और हमें वहाँ पे लॉस हो गया, तो फौरन हमारा एंटीना दिमाग का खड़ा हो जाना चाहिए, ये क्या? आमतौर पर सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती,
दो अकाउंट्स तो नहीं होते, अगर दो अकाउंट्स वाली इंफॉर्मेशन आ जाए तो उसमें लॉस हुआ तो दैट इज डिसअलाउड। नेक्स्ट वन इज वेरी टेक्निकल, कहते हैं टैक्स स्वैप सेल, दैट इज वेरी टेक्निकल। इसमें MFA पढ़ा हुआ आप लोगों ने? MFA नहीं पढ़ा हुआ। MFA में और आगे C5 में ना BFD में एक कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिकल मैंने उसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी, सितारा केमिकल के ऑडिट पे था, उनके पास वफर पैसा था उस इंडस्ट्री के पास में, वफर पैसा थे वो केमिकल, लेकिन उनका टेक्सटाइल भी था, उनका धागा भी था, और उनके पास जो फालतू पैसे थे उस कंपनी ने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ था, घाटा वाला में। फिर उस कंपनी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हुई थी, यानी शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। कंपनी का वाफर पैसा है ना, तो जो CFOs होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसने फालतू पैसे को इन्वेस्ट करना है। वो कहते हैं अपनी तो कैपेसिटी है ना, सितारा केमिकल वाले बनाते हैं सोडियम, उनकी कैपेसिटी है वो इतना सोडियम बना सकते हैं, ये जो टूथपेस्ट में डलता है, साबुन में डलता है, नमक में से निकालते हैं बाय द वे। तो उनके प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की ये क्या है, कैपेसिटी, और उसके मुताबिक आगे डिमांड भी क्या है, लिमिटेड अनलिमिटेड डिमांड तो है नहीं। तो अब अपनी कैपेसिटी को ऑक्यूपाई कर लिया, डिमांड पूरी की जा रही है, तो अब ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसा मौजूद पड़ा है सरप्लस में, उसका क्या करें? तो उन्होंने पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, यानी अपना एक पोर्टफोलियो बनाया, उसमें प्रॉपर्टी की टीम बनाई जो उनके पैसे को प्रॉपर्टी खरीदती, बेचती, लंबे अरसे के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड करती। फिर उसके बाद भी पैसा फालतू पड़ा हुआ, अब क्या करें? फिर उन्होंने अपनी टीम बनाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या था, उसमें एक्सपर्ट्स रखे जो डिफरेंट कंपनीज के अंदर शेयर्स खरीदते बेचते थे, ताकि उस पैसे से फर्दर पैसा कमाया जा सके। फालतू बैंक में रखना तो बेवकूफ़ी है, ओवर द टाइम जितना इंटरेस्ट मिलता है उतनी तकरीबन पाकिस्तान जैसी कंट्री में वैल्यू कम हो जाती है पैसे की। तो अब वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, आप डिफरेंट कंपनीज का शेयर्स खरीदते हो, इस बेस पे किसी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, तो नेट ऑफ होकर ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब यह है, आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे होते हैं, किसी में गेन किसी में लॉस, तो ओवरऑल वो कंपनसेट हो रहा होता है। ज़्यादातर आपको गेन हो रहा हो तो इसका मतलब आप अच्छी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, ज़्यादातर लॉस हो रहा हो तो इसका मतलब आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। यहाँ पे क्या कहता है, पोर्टफोलियो मैंने आपको समझाया, कहता है बट आल्सो मेंटेन द पोर्टफोलियो एट द सेम रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। कहता आपने सीमेंट इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदे हों, सीमेंट इंडस्ट्री में पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो ये है मियां मंशा साहब की, क्या नाम है इसका, नाम मेरे एजेंसी क्यों निकल गया, DG सीमेंट। DG सीमेंट सबसे बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में, DG सीमेंट है, लिस्टेड कंपनी। दूसरी फौजी सीमेंट, यानी फौजियों का भी है, आर्मी की भी है। फिर है इनका मैपल लीफ, सैगल्स का भी बहुत बड़ा सेटअप है मैपल लीफ के नाम से। कोहार्ड सीमेंट भी है। अब सीमेंट इंडस्ट्री के शेयर्स मैंने खरीदे, मैंने जब बेचे मुझे नुकसान हो गया, जो पैसे आए मैंने उससे फिर दोबारा सीमेंट इंडस्ट्री के ही शेयर्स खरीद लिए। अगर सेम इंडस्ट्री है तो आमतौर पे उसके रिस्क भी सेम होते हैं। अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो पूरी इंडस्ट्री की बढ़ रही है, कम हो रही है तो पूरी इंडस्ट्री की कम हो रही है। कहता है सेम रिस्क। सेम रिस्क का मतलब है एक ही पोर्टफोलियो के, एक ही इंडस्ट्री के आपने शेयर्स खरीदे। कहता है अगर आपने शेयर्स बेचे, आपको लॉस हुआ, लेकिन आपने फिर फॉरन शेयर्स खरीद लिए सेम रिस्क वाले, अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर लिया, फर्क तो नहीं पड़ा ना। मैं DG सीमेंट के शेयर्स बेचता हूँ और मैं मैपल लीफ के खरीद लेता हूँ, तो सेम रिस्क के शेयर दोबारा खरीद लिए। कहता है अगर अब आपको लॉस हुआ ये भी मैं नहीं अलाउ करूँगा। द वेयर द इन्वेस्टर हैव रियलाइज्ड लॉस, नुकसान हो गया, ऑन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी डज नॉट रीपरचेज, और उसने वापस खरीदा भी नहीं, जो ऊपर वाला सिनेरियो था विद इन 1 मंथ नहीं खरीदा, बट चूज एन अदर सिमिलर सिक्योरिटीज, उसने एक जैसी उससे मिलती जुलती सिक्योरिटीज खरीद ली इन द सेम सेक्टर, जैसे मैंने कहा सीमेंट में ही खरीदी। thus not only minimizing or eliminating together liability on account of tax on capital gain, और उसको नुकसान हो चुका हुआ टैक्स में, but also maintain the portfolio, और उसने अपना पोर्टफोलियो मेंटेन किया broadly at the same risk of return। कहता है उसने बेची, नुकसान दिखाया हमें, लेकिन फिर शेयर खरीद लिया। इसका मतलब अगर उस सीमेंट इंडस्ट्री का शेयर कम हो रहा है
तो बाकियों का भी काम होना चाहिए। तो उसने अपने शेयर्स बेचे, दूसरे खरीद लिए, यानी अभी खरीद बेचे ही नहीं उसने, इनफैक्ट तो उसके पास ही पड़े हुए हैं। कानून की नज़र से देखें, टैक्स की नज़र से देखें तो सेम पोर्टफोलियो के शेयर्स, सेम रिस्क के शेयर उसने खरीद लिए, तो इसका मतलब अभी उसके पास ही हैं, तो कल को उसकी वैल्यू बढ़नी भी है। तो ये जो लॉस उसने बुक किया ना, कहते हैं हम आपका लॉस अलाउ नहीं करेंगे। तो 3 तरह के लॉसेज हैं जी। ये भी विद इन 1 मंथ? नहीं, इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इसकी टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन सिर्फ सेम कंपनी के केस में विद इन 1 मंथ ऊपर, बाकियों में नहीं है। अच्छा जी, तो 3 तरह के हो गए जी। एक हो गया जी वॉश सेल, उसमें उसने स्पेसिफिकली टाइम बताया होगा, उसमें टाइम नहीं बताया। वॉश सेल का मतलब क्या है, जिस कंपनी के शेयर्स बेचे विद इन 1 मंथ दोबारा खरीद लिए तो लॉस डिसअलाउड। क्रॉस ट्रेड, अपने एक अकाउंट से बेचे दूसरे से खरीदे, लॉस नॉट अलाउड। फिर क्या है टैक्स स्वैप का मतलब क्या है, सिमिलर रिस्क वाले सेक्टर के दोबारा खरीद लिए तो भी लॉस अलाउड नहीं है। तो दीज आर टेक्निकल पॉइंट्स। बाय डेफिनेशन ये आपसे पूछ सकता है टैक्स स्वैप क्या बताइए, क्रॉस टैक्स क्या बताइए, और वॉश सेल्स क्या बताइए। सवाल देखिएगा जी, आई कैप स्टडी टैक्स से मैंने लिया। कहते हैं मिस्टर मुबीन ओस, अब तकरीबन हमारा चैप्टर खत्म हो गया, चंद छोटी छोटी चीजें वो जब जहाँ सूटेबल होंगी मैं वहाँ जाके कराऊंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, वो तो हमने पहले पढ़ लिया, उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, ये तीनों में भी ये वॉश सेल और उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। वो बेचते हैं खरीदते हैं, बेचते हैं खरीदते हैं, उनका वो बिजनेस इनकम में आएगा ना, उनका कैपिटल एसेट ही नहीं है। आपने परसों जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्वेश्चन में लिखा होता प्रॉपर्टी डीलर, कि प्रॉपर्टी डीलर ये प्रॉपर्टी परचेज डील्स लिखा हुआ था, परसेंट डील्स, डीलर नहीं लिखा हुआ। अगर डीलर लिखा हुआ तो गलत है, फिर उसकी बिजनेस इनकम है। डील इन प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है ना, तो वो उसने डील का मतलब होता है खरीदी बेची। अगर डीलर लिखा हुआ है तो फिर वो बिजनेसमैन है। तो आप देखिएगा, मेरा ख्याल है मैंने डील लिखा होगा, और अगर डीलर लिखा होगा तो मैं निंदा चाह। अच्छा जी, मिस्टर मुबीन ओस, कुछ दिन पहले तक मैं रात देर तक बैठ के लेक्चर तैयार करता था। अब मैं सुबह 5 बजे उठ के 4:30 बजे उठ के लेक्चर तैयार करता हूँ, यानी अब मैं नींद में नहीं होता हूँ। मिस्टर मुबीन ओस डिफरेंट एसेट्स, the detail of these assets along with the mode and value of acquisition and nature of transactions is as under। कहता जी मैंने आपको क्या किया जी, डिफरेंट डिटेल्स बता दी आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं ऑफ मिस्टर मुबीन। पहली प्रॉपर्टी, अब मुझे नहीं पता जी चैप्टर खत्म हो गया, अब सवाल कहीं से भी आ सकता है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स, कौन कौन से, पहला है NTR, दूसरा क्या हो सकता है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम सिक्योरिटीज, तीसरा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहता जी 15 जून 2024 मिस्टर मुबीन सोल्ड 5000 शेयर्स ऑफ MSABC प्राइवेट लिमिटेड। कौन से जी, हाँ जी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो नॉर्मल टैक्स जी, वेरी गुड। फॉर अ सम ऑफ रुपीज 6,25,000, 5000 शेयर्स बेचे, 6,25,000 के बेचे, ये उसकी हम कह सकते हैं कैश प्रोसीड है, ये उसकी सेल प्रोसीड है। इसको हम कंसिडरेशन कह सकते हैं, सेल प्रोसीड तो है नहीं कह सकते। हम सेल प्रोसीड कह सकते हैं कि उसको बेचने से पैसे मिले, लेकिन हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडरेशन नहीं कह सकते। कंसिडरेशन के बारे में उसने हमें गाइडेंस दी हुई है हायर ऑफ प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू। अगर फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो हमें वो लेनी है, अगर प्रोसीड ज्यादा है तो वो लेनी है। तो कंसिडरेशन जब कहा जाएगा कि आपको क्या मिला, कानून की नजर से देखेंगे तो जो आपको कैश मिला या जो मार्केट में फेयर वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी, इन दोनों में से जो हायर है ना, दैट विल बी योर कंसिडरेशन। लोग क्या करते हैं, अंडर सेलिंग कर देते हैं, बेचते ज्यादा वैल्यू के हैं, बताते कम है टैक्स चोरी करने के लिए। तो लॉ ने यहाँ पे उसको पकड़ लिया कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है आप उससे अगर कम वैल्यू पे शेयर बेचेंगे, फड़ेगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ जुर्माना आएगा। तो अब ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है। फॉर अ सम ऑफ ₹625,000, अगर फेयर मार्केट वैल्यू ना बताई हो तो फिर ये जो कंसिडरेशन है, ये हमारे पास ये जो प्रोसीड है, ये कंसिडरेशन बन जाएगी। कहता है दीज शेयर्स वर गिफ्टेड टू हिम, लो जी इसको तोहफा मिला बाय हिज फ्रेंड्स, अल्लाह करे सानों का है दोस्त मिल जाए। वैसे बाय द वे आई एम हैविंग अ फ्रेंड जिससे मुझे एक अच्छी शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली हुई है। तो वी वर बैचमेट्स, ही इज इन कतर,
हमने एक जॉइंट बिजनेस किया हुआ है, उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना होने के बराबर है, आई एम द मेजर स्टेक होल्डर। तो दोस्त आपको शेयर्स दे देते हैं, गिफ्ट करते हैं, कह देते हैं। दीज वर गिफ्टेड टू हिम बाय हिज फ्रेंड ऑन 13 सितंबर 2023। क्या हमारा साल है 13 सितंबर 2023? हम 2024 की टैक्सेशन कर रहे हैं, हमारे साल की बात है। हमारे ही साल में इनके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो गए, इसको गिफ्ट हो गए। ऑफ विच डेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वर 5,25,000। जिस दिन इनको ट्रांसफर हो गए उस दिन उसकी कीमत थी 5,25,000। क्या हम इसको कॉस्ट कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो लेस टाइम सेल प्रोसीड्स हैं। अब हम कंसिडरेशन से आगे चलेंगे, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कंसिडरेशन तो हमने कह दिया ना, जितने पैसे मिले या जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, जितने मिलने चाहिए थे, उनमें से जो हायर है दैट इज कंसिडरेशन। अब हम कॉस्ट पे आ गए। क्या हम 5,25,000 जिस वक्त मुझे शेयर्स मिले उस वक्त इसकी मार्केट की वैल्यू थी 5,25,000, क्या मैं इसको कॉस्ट कह सकता हूँ? क्यों? सही लॉयर है, प्रोसीड तो उसकी हायर है। सेल टू सीट तो हायर है। चलो मैं इधर लिखता हूँ, बच्चों की मेमोरी थोड़ी लॉस्ट होती है ना। कंसिडरेशन, व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन इज द हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, और जो उसको पैसा मिला वो मैं लिख देता हूँ 6,25,000। अब अगला प्रॉब्लम क्या है, हमें कॉस्ट भी तो माइनस करनी है ना, लेस कॉस्ट। अब मुझे कॉस्ट माइनस करनी है। इसको 13 सितंबर को शेयर्स मिले हैं, जिस दिन उसको मिले हैं उस वक्त मार्केट की वैल्यू थी 5,25,000। इसने कुछ नहीं पे किया, दोस्त था ना, ठीक है, आप बर्गर खिला, आ यार शेयर दे। 5,25,000 के इसको मार्केट वैल्यू के मुताबिक गिफ्ट मिल गया। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, परफ्यूम देते हैं, गाड़ी की चाबी देते हैं, 1 to 5 की चाबी देते हैं, तो आप उनसे पैसे तो नहीं मांगते ना। तो जिसको गिफ्ट मिला है, यानी लेट्स सी आई एम द मुबीन, मुझे गिफ्ट मिला है, मैंने पैसे तो कोई नहीं पे किए, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस करनी है। तो जिस दिन मुझे शेयर मिले उस टाइम मार्केट में 5,25,000 वैल्यू है। कहता है हिज फ्रेंड हैज ओरिजिनली परचेज दीज शेयर्स इन टैक्स ईयर 2020। उसने 2020 में खरीदे 5 लाख के। अब सवाल क्या है, 2 अमाउंट बता दी। एक, मेरे दोस्त ने 5 लाख के खरीदे 2020 में, 2 साल अपने पास, 3 साल रखे, चौथे साल में उसने मुझे दे दिए। तो मुझे उसने दिए, पैसे में से कोई नहीं लिए। जिस दिन मुझे दिए उस दिन 5,25,000 है। अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपना गेन कैलकुलेट करना है। व्हाट इज माय गेन? तो कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस करनी है। तो मुझे बताइए, अब मेरे पास कॉस्ट से रिलेटेड 2 इन्फॉर्मेशन है। जिस दिन मुझे मिला उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू, और जो मेरे दोस्त ने खरीदा, जिस दिन खरीदा उस दिन उसने 5 लाख पे किया। व्हाट इज द कॉस्ट? जब खरीदा उसकी कॉस्ट। हाँ जी, आप वो इनहेरिटेड के केस में, जी वो इनहेरिटेड के केस में था। ऊपर बल्कि हेडिंग में लिखा होगा, इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इधर है इनहेरिटेड। ये वो था इनहेरिटेड। जब किया है ना, इनहेरिटेड केस में अब्बा ने जब खरीदा उसकी कॉस्ट माइनस करेंगे। ये इनहेरिटेड तो नहीं है ना, मैं अपने दोस्त का बच्चा तो नहीं हूं ना, वैसे तो अब्बा भी दोस्त होने चाहिए। अब मेरे दोस्त से मुझे मिला, तो वो जो कंडीशन थी वो फैमिली मेंबर के लिए या किसी उस फैमिली मेंबर के लिए थी जिससे आपको इनहेरिटेंस होती है। अब ये दोस्त है, इस केस में हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। फेयर मार्केट वैल्यू एट एक्विजिशन। मैंने नहीं पढ़ाया हुआ आपको, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सवाल करने से सिखाई जाती हैं, तो अपने पास नोट कर लें। एग्जामिनर ने आपको परेशान करने के लिए ये वाला पॉइंट दिया है। इसकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी है 100,000। किस रजीम के तहत? नॉर्मल टैक्स रजीम, NTR। ये बात समझ आ गई? सीखा क्या? इनहेरिटेड होगी तो फिर कॉस्ट माइनस करेंगे। किसी से तोहफा मिल गया, किसी एम्प्लॉयर से मिल, तो फिर हमने फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन आया उसको कंसिडरेशन से। आपने जब एक्वायर किया तो जिस दिन एक्वायर किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। लेकिन अगर आपके अब्बा से आपने एक्वायर किया उनके जाने के बाद, तो फिर अब्बा ने जब खरीदा था, अब्बा की कॉस्ट आपकी कॉस्ट अलग नहीं है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी इनकम की टोटल
इस प्रॉपर्टी की टोटल इनकम में टैक्स लगेगा। अब दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उसने आपको दे दी, उसको कंसिडरेशन क्या मिली? 0। उसको कोई कंसिडरेशन, उसने फ्री दे दी है। उसकी कॉस्ट क्या थी? 5 लाख, तो उसने 0 में दे दी है। कॉस्ट क्या थी? 5 लाख। कुछ टैक्स, कुछ गिफ्ट आपको एज एन एक्सपेंस अलाउड है, कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जिसपे आपसे टैक्स में सवाल नहीं पूछा जाता। जैसे अब्बा बेटे को दे दें, बेटा अब्बा को दे दें, दोस्त को दे दें, उसके ऊपर नो क्वेश्चन। तो एक लीप होल है, अगर आपने टैक्स छुपाना हो, टैक्स ना देना हो तो तोहफे तहफ देते रहे, बेचे ना, बस तोहफे तहफ देते रहे। सैलरी में भी एक लीप होल है, खैर कमिटमेंट तो नहीं करनी चाहिए। सैलरी में भी लोग क्या करते हैं, अपने नाम पे सैलरी नहीं लेते, 4-5 लोगों के नाम पे सैलरी लेते हैं। मैं अगर 5 लाख अपनी सैलरी ड्रा करूंगा तो मेरा टोटल इनकम 6 मिलियन बन जाएगी। 6 मिलियन का टैक्स रेट सबसे ज़्यादा लगेगा मुझे। मैं करूंगा कुछ इनकम अपने नाम पे, कुछ अपनी बेगम के नाम पे, कुछ अब्बा के नाम पे, कुछ अम्मा के नाम पे, यानी मैं कंपनी वालों को कहूँगा 5 एम्प्लॉय शो कर दो। अब लाख रुपए इनकम हो जाएगी सब पे, तो टैक्स कम हो जाएगा। तो लोग टैक्स को अवॉइड करने के लिए भी ये वाला एक मैटर यूज़ करते हैं। लेकिन आप तो अच्छे बच्चे, आप तो ऐसे नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर देखते हैं, मुबीन हैज़ आल्सो 10,000 शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। अगर आगे लिस्टेड कंपनी ना भी लिखा होता तो इसका नाम ही काफ़ी है, नाम से पता चल जाता लिस्टेड है। कैसे पता चलता इस नाम से कि अनलिस्टेड कंपनी है? आप में से किसी ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है? कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी का नाम है उसका नाम ही काफ़ी है। अगर वो लिखता है XYZ लिमिटेड तो इसका मतलब है लिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड होगा तो लिखेगा XYZ ब्रैकेट में लिखेगा अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, तो इसका मतलब है लिस्टेड नहीं है। और अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो नाम के साथ लिखा होगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ऊपर देखिए उसने प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ नाम के साथ, तो प्राइवेट कंपनी होगी तो PVT लिमिटेड। अनलिस्टेड कंपनी होगी तो लिखा होगा अनलिस्टेड। अगर कुछ नहीं लिखा होगा ABC लिमिटेड, इसका मतलब है लिस्टेड कंपनी। बात समझ आइए जी। तो लिस्टेड कंपनी के लिए कोई प्राइवेट या अनलिस्टेड लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन प्राइवेट होगी तो जरूर लिखेगी, अनलिस्टेड होगी तो उसने ब्रैकेट में अनलिस्टेड जरूर लिखना है। लिस्टेड कंपनियां तो बस ABC लिमिटेड लिखने की जरूरत है, लिस्टेड लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा जी, अब इसने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स लिए, इसका मतलब है यहीं से मुझे पता चल गया कौन सी इनकम है ये, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में जाएगा। अनलिस्टेड कंपनी विच वर ट्रांसफर्ड टू हिम थ्रू इनहेरिटेंस। अब क्या आ गया जी? इनहेरिटेंस अब्बा की तरफ से आया जी, फ्रॉम द इनहेरिटेड फादर डेट टू बी स्पेसिफाइड। ये कम दिसंबर 2023 को इसको मिले। हिज फादर वाज ओरिजिनल लॉटी ऑफ द शेयर्स एट 10 रुपीज पर शेयर। इसके अब्बा ने जब शेयर्स लिए 10 रुपए के लिए हाथ से खरीदे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वाज 12 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू थी जब बेटे को मिले। 1 जुलाई 2023 यानी हमारा साल जिस दिन शुरू हुआ उस दिन बेटे को ये शेयर्स मिले। जिस दिन बेटे को शेयर्स मिले उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 12 रुपए। बिल्कुल सेम सिनेरियो ऊपर वाला। अब क्या, वहां से दोस्त से मिले थे, यहाँ से अब्बा से मिले, वहां पे भी ड्यूरिंग द ईयर मिले थे, यहाँ पे भी ड्यूरिंग द ईयर मिले। कहते हैं मिस्टर मुबीन सोल्ड 2000 शेयर्स आउट ऑफ देम एट 30,000। बहुत काली सी अब्बा जी से जान इंतजार कर रहे हैं। 30,000 रुपए के, 30,000 रुपए के शेयर्स बेचे, 2000 शेयर्स। एक शेयर कितने का हुआ? 30,000 शेयर उसने बेचे, 30,000 के बेचे, 2,000 शेयर्स थे, तो एक शेयर कितने का बेचा? 30,000 डिवाइडिंग बाई 2,000, 15 रुपए पर शेयर उसने बेचा। जब उसको मिले फेयर मार्केट वैल्यू 12 रुपए, जब उसने बेचे 15 रुपए के लिए हाथ से बेचा। कहता है ऑन 30 जनवरी 2024 हमारे साल के दरमियान में विद इन 1 ईयर ऑफ एक्विजिशन उसने बेच दिया। कहता द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स एज पर बैलेंस शीट ₹15। अब ये ब्रेकअप वैल्यू जो है ना, आमतौर पे ये प्राइवेट किधर गया ब्रेकअप वैल्यू, ये प्राइवेट कंपनी के साथ यूज करता है, PVT कंपनी के साथ। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, किताब में नहीं लिखा हुआ। जो पब्लिक कंपनीज होती है ना, ये लिस्टेड कंपनीज होती है स्टॉक एक्सचेंज, तो उसकी तो अभी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाओ, आपको ऐसे उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, कितने का बिक रहा है, कितने का खरीदा जा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसके शेयर की वैल्यू कैसे पता चलेगी कि मार्केट में क्या, वो मार्केट में बिक ही नहीं रहे,
उसकी कीमत का तखमीना लगाना आसान ही नहीं है। तो उसकी कीमत कैसे पता चलती है? प्राइवेट कंपनी के केस पे फेयर मार्केट वैल्यू की जगह पे आमतौर पर ब्रेकअप वैल्यू यूज़ की जाती है। ब्रेकअप वैल्यू क्या है? उसके नेट एसेट्स को शेयर्स पे डिवाइड करके वो जो पर शेयर वैल्यू है उसको ब्रेकअप वैल्यू कहते हैं। तो एक शेयर कितने का? खैर हमें वो कहेगा नहीं कि आप ब्रेकअप वैल्यू कैलकुलेट करें, ब्रेकअप वैल्यू दी होगी, लेकिन पब्लिक कंपनी केस में दिस इज नॉट यूजेबल। प्राइवेट कंपनी केस में हाँ, हमें फेयर मार्केट वैल्यू की जगह में ब्रेकअप वैल्यू को यूज करना। तो उसकी ब्रेकअप वैल्यू ये थी, तो मैंने लिख दिया साथ में प्राइवेट कंपनी केस में यूज करेंगे, अपने पास के नोट कर लें। हाउएवर द प्राइस रूलिंग इन द मार्केट ऑन द डेट ऑफ सेल वाज 20 रुपये पर शेयर। पता है कंपनी की बैलेंस शीट के मुताबिक 15 रुपये कीमत थी, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत क्या थी? 20 रुपये। इसके बाद आगे लिखा हुआ है इग्नोर नोशनल कॉस्ट, फिलहाल इसको इग्नोर करें, अभी मैंने ये आपको नहीं बताया हुआ। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 20 रुपये। बेचा कितने का? 15 रुपये का। जिस दिन इसको मिला कितने का था? 12 रुपये का मार्केट वैल्यू के मुताबिक। जब अब्बा ने खरीदा तो कितने का था? 10 रुपये का। अब्बा ने 10 का खरीदा, जब वो फौत हुए बेटे को मिला तो उस वक्त मार्केट में 12 कीमत थी, बेटे ने 15 का बेचा। जिस दिन उसने बेचा उस दिन मार्केट की कीमत 20 रुपये, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट के मुताबिक ब्रेकअप वैल्यू 15 रुपये। अब उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है ताकि आप अच्छे खासे कंफ्यूज हो, परेशान हो। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उन्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। करना क्या होता है हमने? कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? वही कॉन्सेप्ट, हायर ऑफ जो पैसे मिले और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। बताइए जी क्या कीमत लूंगा? 2000 शेयर बेचे उसने, कितने का एक शेयर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे? 15 रुपए का तो उसने बेचा है। तो हमने कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ा हुआ है? कंसिडरेशन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी वैल्यू को समझा जाएगा? हायर ऑफ जितने का उसने बेचा है, या फेयर मार्केट उसने 15 रुपए का एक बेचा है और मार्केट में वैल्यू क्या थी? 20 रुपए। तो हमने कंसिडरेशन 20 रुपए के लिहाज से रखनी है। पॉइंट समझ आया जी? जिस दिन बेचा उस दिन की उसने 3 वैल्यूज बताई हुई है। पहली ये उसने सेल प्राइस बताई, दूसरी उसने ब्रेकअप वैल्यू बताई, तीसरी उसने फेयर मार्केट वैल्यू बताई। इन तीनों में से हमारे केस में कौन सी 2 रेलिवेंट है? जो उसने सेल प्राइस जिसपे उसने बेचा और फेयर मार्केट वैल्यू। अगर ये कंपनी प्राइवेट होती तो फिर जितने का बेचा एंड ब्रेकअप वैल्यू ये रेलिवेंट हो जाना था। पब्लिक कंपनी के केस में, लिस्टेड कंपनी के केस में ब्रेकअप वैल्यू इज इररेलेवेंट, क्योंकि उसकी तो मार्केट में वैल्यू अवेलेबल है। तो बताइए जी कितने पैसे इसको आए? 40,000 रुपये इज द कंसिडरेशन। अब कई शहजादे हमारे 15 रुपए के लिहाज से 30,000 भी लिख के आएंगे, कई शहजादों ने ब्रेकअप वैल्यू पे भी लिख के आना है। तो जरा जरा जो लिखेगा और दुआओं भी करी जाते, बदलना कोई नहीं। आ रहा ना खैर से परसों रिजल्ट लेस, यही पता है। कॉस्ट। अब आते हैं अगली बात, कॉस्ट। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इन्फॉर्मेशन है? जिस दिन बेटे को इनहेरिट हुए उस दिन मार्केट की वैल्यू दी हुई है 12 रुपए। जिस दिन अब्बा ने खरीदे उस दिन की वैल्यू दी है 10 रुपए। अब कॉस्ट क्या लेनी है इनहेरिटेंस के केस में? कल हमने इनहेरिटेंस का पढ़ा था, क्या लेनी है जी कॉस्ट? जिस पे अब्बा जी ने खरीदे हैं 2000 शेयर, अब्बा जी ने कितने? 10 के लिहाज से तो 20,000। तो गेन कितना हो गया जी? टैक्सेबल गेन इज 20,000। अब अगली बात, कितने साल हो गए हैं जी? सिक्योरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने साल देखने होते, फिर रेट अप्लाई करना होता है। अब्बा जी ने कब खरीदे थे शेयर्स जी? 1 जुलाई 2023 को किसके पास आए हैं? हिज फादर वाज ओरिजिनल लॉटी ऑफ 10 रुपीज। कहते हैं जी नहीं बताया हुआ, डेट नहीं बताई, अब्बा जी ने कब खरीदे नहीं बताया हुआ, लेकिन ये नहीं बताया ना अब्बा ने कब खरीदे हैं। ना 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 ना, अब्बा जी खरीदते साथ ही मर गए, नहीं बताया हुआ। सिर्फ कैपिटल गेन तक काफी है। टैक्स रेट हम तब अप्लाई कर सकते जब हमें डेट पता हो कि किस डेट पे अब्बा ने खरीदे थे, उस डेट से लेके अब तक कितने साल हो गए हैं रिटेंशन के, उसके मुताबिक हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल इसमें टैक्स नहीं कैलकुलेट हो सकता, टैक्सेबल इनकम तक ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। मिस्टर मुबीन हैज आल्सो पेड अ सम ऑफ 60,000 फॉर परचेज ऑफ, क्या खरीदा? क्या खरीदा? डाइनिंग टेबल। कौन से ब्लॉक ऑफ इनकम में आएगा? ये क्या है जी?
पर्सनल यूज के लिए लिखा हुआ है जी। अगर ये पर्सनल यूज के लिए है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। ओके जी। ही सोल्ड दिस एट टू मिस्टर गुफरान फॉर एग्जाम्पल 90,000, 60 का खरीदा, 90 का बेचा, 30,000 गेन हुआ, पर्सनल एसेट है, इग्नोर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जी इग्नोर एज पर्सनल एसेट। अच्छा जी। मिस्टर मुबीन आल्सो हैज अ हैबिट ऑफ कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। शौकीन आदमी है, पुरानी स्टैंपें खरीद के रखता है। हिज कलेक्शन इंक्लूड 2000 स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड ओकेजन्स। व्हाट आर द स्टैम्प्स? टिकटें खरीदते हैं, टिकटें। वो स्टैम्प नहीं है ठक 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 वाली स्टैम्प नहीं है, ये है टिकटें, जो ट्रेन की टिकटें होती हैं, बस की टिकटें होती हैं ना। लोगों को ये भी जमा करने का शौक होता है, करेंसी जमा करने का शौक होता है। कई लोग हैं जिनको डेड बॉडीज इकट्ठी करने का शौक होता है। मिस्टर जुबैर इकबाल 100 बच्चों की डेड बॉडीज ऐड ट्रेन कर दी उसने। जो साइकोपैथ होते हैं उनको किसी को आंखें इकट्ठी करने का शौक होता है, यार बंदा है देखा करनी। Anyway, Mr. Movies has a habit of collection of postage stamps. His collection includes 2000 stamps of different countries and occasions. He collected these stamps in many years, बहुत साल लगे इसको। The cost of stamps aggregate 2,75,000 रुपये की टोटल कॉस्ट आई। However, due to paucity of space, उसके पास जगह नहीं है in the home, he is not able to continue his habit. Therefore, he sold these stamps for sum of rupees 7,40,000 in a stamp exhibition. Stamps की exhibition लगी, उसमें जाकर उसने 7,40,000 की बेच दी। हाँ जी। अगेन अब कंसिडरेशन क्या लेंगे जी? 740,000। कोई और इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई। कॉस्ट क्या लेंगे? 275,000 और गेन क्या हो जाएगा? 465,000। अब मेरा सवाल है आपसे, अगर ये इसकी बिकती 2 लाख की तो फिर लॉस होना था तो फिर सोच ले। हाँ जी, जो एंटीक्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उस पर गेन तो टैक्सेबल है, उसका लॉस आपको डिडक्शन के तौर पर अलाउ नहीं है। अच्छा, अगली बात, ये कौन सी इनकम है? नॉर्मल टैक्स रेजिम। नॉर्मल टैक्स रेजिम है सेपरेट? नॉर्मल टैक्स रेजिम। ओके जी। एक और सवाल आई कैप का। 15 फरवरी 2024, जस्ट आफ्टर वैलेंटाइन डे, डिस्कार्डेड अ मशीन। उसने एक मशीन बेची विच ही हैड इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना फॉर 1 मिलियन। 1 मिलियन की खरीदी, चाइना से इंपोर्ट की ऑन यकम जनवरी 2024। जनवरी में आई, 25 दिन रखी, फरवरी में बेच दी, 35 दिन रख के बेच दी। टू स्टार्ट द बिजनेस शुरू करने के लिए मशीन खरीदी, लेकिन 35 दिनों के बाद बेच दी। हाउएवर द मशीन वॉज बैडली डैमेज, बहुत बुरी तरह उसका नुकसान हो गया ड्यूरिंग द शिपमेंट, रास्ते में, रेंडरिंग इट अनफिट फॉर द यूज। अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। द शिपिंग कंपनी पेड हिम 8,50,000 एज ए डैमेजेस। 8,50,000 रुपये उसको मिल गया एज ए डैमेजेस कि जी आपका नुकसान हुआ, हम उसकी तलाफी करेंगे। 1 मिलियन तो नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी हम 85% पे करते हैं, तो आपकी जो भी मालियत बनती है उसका 85% ये लें। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन ऑन द डेट इट वाज डिस्कार्डेड वाज एस्टिमेटेड टू बी 2 लाख रुपए की, वो क्या हो गई है, डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है। द डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इन कनेक्शन विद द क्लेम ऑफ डैमेजेस, डैमेजेस को क्लेम करने के लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस आए 25,000 रुपये। नहीं जी, सवाल क्या है? कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। सबसे पहले तो ये बताइए, मशीन है, क्या ये कैपिटल एसेट में आएगी? 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 हाँ जी, मशीन है, क्या ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगी? आएगी। पर्सनल यूज में है? नहीं है। बिजनेस यूज में है? कहाँ पे? कहाँ पे बिजनेस यूज में? किधर है डेफिनेशन?
तो बिजनेस में यूज तो आई नहीं, साथ ही बेच दिया। तो चूंकि बिजनेस में यूज नहीं आई, चूंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, तो इसलिए ये बिजनेस एसेट में से तो निकल गई। जाती इस्तेमाल में भी नहीं है तो जाती एसेट में से भी निकल गई, तो फिर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। उसने कहा होगा ऑल एसेट्स, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड है, एक्सेप्ट जो पर्सनल एसेट। अब ये पर्सनल भी नहीं है, इस पर डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं है, तो फिर ये क्या है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से चंद चीजें निकाली हैं, बाकी सारी इधर ही हैं। तो ये मशीन ना बिजनेस के यूज में इस पर डेप्रिसिएशन नहीं है, ना पर्सनल यूज में है, जाती इस्तेमाल में नहीं है, तो फिर ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक है जी। तो इसने डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की हुई है कि बच्चा मशीन देकर रट्टा तो नहीं लगाता कि ये बिजनेस का एसेट है तो बिजनेस में जाएगा। उसने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन टेस्ट किया। तो अच्छा जी, पता चल गया। अब आते हैं इसकी कंसिडरेशन। आप लोगों को एम ही नहीं इतनी सैलरियाँ मिलती और रट्टे लगाते होते फिर तो बीकॉम वाले नहीं मिल जाती। आप लोग समझदार लोग हैं, आपको लॉ की हर सब्जेक्ट अच्छी समझ आती है। हाँ जी, तो इसलिए आपको जल्दी पास कर दिया जाता है ताकि आप अच्छी अच्छी कंपनीज में जाके बड़ी बड़ी नौकरियां कर सकें। तो जब तक आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप इंटेलिजेंट हो चुके होते हैं। यानी हो कंसिडरेशन। हाँ जी, बताइए जी, क्या है इसकी कंसिडरेशन? इनको पैसे कितने मिले? 25 इनको कितने पैसे मिले? और कंसिडरेशन में इनको क्या मिला? प्रोसीड बताइए। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, उसके गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए माइनस बी, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। पहले मुझे कंसिडरेशन बताइए, तो उसी सीधे अकाउंटेंट बन गया। हम टैक्स कंसल्टेंट्स हैं। टैक्स कंसल्टेंट इसी फॉर्मेट पे काम करेंगे। हाँ जी, कंसिडरेशन कैसे? 8,50,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया और 2 लाख आप उसका स्क्रैप कर मिल गया। कितने पैसे? 10। ये आगे कंसिडरेशन एज पर डेफिनेशन जो उसको पैसे मिले बेचने से। अब इसमें से लेस करनी है हमने। कैपिटल एसेट है तो कॉस्ट। अब इसको खर्चा कितना करना पड़ा, इसके कितने पैसे लगे वो बता दें। 1 मिलियन का तो इसने खरीदा है, चाइना को पे किया। 25,000 की इसने डॉक्यूमेंटेशन की है, तो इसका खर्चा कितना आया? तो एक्सपेंस में ये कॉस्ट ही है कि कौन से एक्सपेंस में जाएगा सर? ये कौन से एक्सपेंस में जाएगा? कैरी इनवर्ट के एक्सपेंस में जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए? कनेक्शन विद द डॉक्यूमेंटेशन क्लेम फॉर डैमेजेस के क्लेम के लिए। इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो मामला चल रहा है वो है क्लेम लेने के लिए। जो डॉक्यूमेंटेशन उसकी कॉस्ट में आएगा वो है, जब तक वो ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं आ जाती तब तक के खर्चे उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होता तो कॉस्ट का हिस्सा था। ये तो डैमेजेस यानी इंश्योरेंस कंपनी में खतो किताबत हो रही है, उसके ऊपर खर्चा आ रहा है कि मैं मेरी मशीन टूटेगी, मेरे पैसे दो। ये जो 8,50,000 है इसकी रिकवरी के लिए जो कॉस्ट में आता है खर्चा, वो आता है जो उसके इस्तेमाल होने तक एक्सपेंस करना जरूरी था, खर्च करना जरूरी था। हमने 1025 ओके जी, 1025। तो 25,000 इसका क्या हो गया टैक्सेबल। पॉइंट समझ आया जी? तो आई कैप के सवाल अच्छे होते हैं और हर सवाल में वो कुछ चैलेंजिंग पॉइंट्स देता है, मेरी बात याद रखिएगा। कुछ मॉडरेट होते हैं जो उसने पास पेपर में से रिपीट किए होते हैं और कुछ वेरी बेसिक होते हैं। यार ये क्या है? जैसे अभी हमने लास्ट पॉइंट किया, ये स्टैम्प्स वाला फ्री के नंबर थे, यानी वो कभी भी फीलिंग नहीं आने देता कि आपको कुछ नहीं आता, कभी भी फीलिंग नहीं आने देता कि तुम सारा आता है। तो आपको पेपर दे के आने के बाद एहसास दिलाता है कि दुआ करें। एक्चुअली वो ये जानने नहीं देता कि आपको पता चल जाएगा कि पास है या फेल है, और रिजल्ट का इंतजार करवाता है क्या होना है। दुआएं भी कराता है कि दुआएं भी करें, चिल्ले भी काटें। ले जी, बस मेरा ख्याल है आज इतना काफ़ी है। ये आई कैप का सवाल है स्टडी टेस्ट का, ये आप होमवर्क में कीजिएगा। जगह मैंने छोड़ दी हुई है, सोल्यूशन देखना हो तो बुक पे जा सकते हैं। मैंने थोड़े थोड़े सवाल चेंज किए हुए हैं
खुद सॉल्व करें तो बेहतर है, मेरे से डिस्कस कर लें। और पास पेपर्स के भी एक दो सवाल मैं आपको दे देता हूँ। सॉरी, देखिए जी, हमारी तरफ से तो जब मर्जी आए, हम तो यहीं पे सारे इंस्टीट्यूट्स में 1 वीक किए जैसे प्रोसेस। अच्छा, एक हफ्ते में कौन सा आपने इंस्टेंट बन जाना है? डिस्कस हमने बात सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 तो हो गई। डिस्कस विच एसेट्स आर नॉट कंसीडर्ड, पास पेपर में सवाल आया 5 नंबर का, कहते डिस्कस विच एसेट्स आर नॉट कंसीडर्ड कैपिटल एसेट्स। बच्चों ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को रट्टा लगाया होता है कि ये तमाम एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं, इसमें से डेप्रिसिएबल एसेट निकाल दें, इसमें से पर्सनल एसेट्स निकाल दें, और उसने क्या पूछा, उसने कहा वो बताएं जो कैपिटल एसेट नहीं है, जो नहीं है वो बताने हैं। तो है वही सवाल, बस कान उसने ऊपर से मरोड़ के दिया है। उसमें कहा हुआ है कि स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, बस यहाँ पे बता दो। उसने कहा हुआ है कि ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल है तो नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं अमोर्टाइजेशन वाले हैं तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये 3 पॉइंट बताने हैं। डेफिनेशन उसने कैपिटल एसेट की पूछी है, लेकिन घुमा के पूछी है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करना चाहता है कि बच्चा रट्टेबाज तो नहीं है। एक सवाल ये है जी, 4 नंबर के लिए आया हुआ, उसने शेयर ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी दी है, परचेज डेट, सेल डेट, इसके सोल्यूशन पे ना जाइएगा, पास पेपर का सोल्यूशन अपडेटेड नहीं है। तब जो रूल था उसके मुताबिक उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, अब लॉस चेंज हो गए हुए हैं तो हमने इसका सोल्यूशन खुद बनाना है। शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, ज्वेलरी हमें पता है इसका गेन होगा तो टैक्सेबल, लॉस होगा तो टैक्सेबल नहीं है। स्कल्पचर्स, गेन होगा तो टैक्सेबल, लॉस होगा तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अंडर एनटीआर। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं अंडर एनटीआर। तो ये तमाम इनकम जो है ये तमाम एनटीआर की डेफिनेशन में आ रही है। तो आपने क्या करना क्या है, डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड इम्प्लीकेशन। ट्रीटमेंट भी बताना है इसका क्या है, और इम्प्लीकेशन बतानी है ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। यानी ट्रीटमेंट बताएं, टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, इनकम क्या, उस पर रेट क्या लगना, और इम्प्लीकेशन बतानी है, यानी पहले इनकम फिर उसका टैक्स ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, गिविंग ब्रीफ रीजंस टू सपोर्ट योर कंक्लूजन। हर ट्रीटमेंट के साथ एक लाइन लिख के एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये जी आपके होमवर्क्स हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, सी यू ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह। देखते हैं कि कौन आप में से, देखते हैं अब आप में से कौन पास होता है और अपने अपने उस्तादों को गाड़ियों की चाबियां, घरों की चाबियां देता है।